तो नमस्कार दोस्तों, बहुत सारा प्यार। जय हिंद। मैं कुमार मन्नू एक बार फिर से एक नए टॉपिक में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CSIR, नेट, JRF और IIT जैम की दुनिया में आप लोगों को ले चल रहा हूं। और टॉपिक है आपकी केमिकल बॉन्डिंग का आयोनिक बॉन्ड। एक बार फिर से हम लोग केमिकल बॉन्ड एरिया स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे स्विच करेंगे ब्लॉक की तरफ, कुछ कुछ चीजें सर्च करेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए, हमने लिखा है आयोनिक बॉन्ड। जब आप प्राइमरी बॉन्डिंग फोर्सेस में जाते हैं तो मुख्य रूप से आपको दो बॉन्ड मिलता है, एक आयोनिक और एक कोवेलेंट बॉन्ड। आपको अब ये बात तो पता होगा कि कोई भी बॉन्ड ना तो प्योरली आयोनिक होता है और ना ही प्योरली कोवेलेंट होता है। ठीक है, लेकिन इसको फैजान्स रूल नहीं बोलते हैं। क्या बोल दिया सर आपने? हाँ, मैंने ये बोला कि कोई भी बॉन्ड ना तो प्योरली आयोनिक है ना प्योरली कोवेलेंट है, इसको फैजान्स रूल नहीं बोलते हैं। फैजान्स रूल सिर्फ और सिर्फ आयोनिक बॉन्ड पर अप्लाइड है। मतलब कोई भी आयोनिक बॉन्ड प्योरली आयोनिक नहीं है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। फैजान्स रूल ये है, उसको कोवेलेंट बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है जो बोला होगा मैंने वो चीजें समझ में आई होंगी। तो ध्यान से देखिए, आप M प्लस और X माइनस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाई, ठीक है, लिख दे रहे हैं। एक दो लाइन लिखने में क्या जा रहा है यार, धीरे धीरे दो चार बॉल डिफेंस में लोग खेलता है शुरू में। टेक टाइम टू प्ले, इट इज द सीक्रेट ऑफ स्टेइंग लॉन्ग। तो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं आप, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बोलते हैं। मेटेलिक बॉन्ड भी आप नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं, हमने पढ़ाया है पीछे। और वेंडरवॉल फोर्स को भी आप नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं। चलिए, नो एनी आयोनिक बॉन्ड इज प्योरली आयोनिक। कोई भी आयोनिक बॉन्ड प्योरली आयोनिक नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज सम कोवेलेंट कैरेक्टर ड्यू टू पोलराइजेशन। आप लोग बच्चे नहीं हैं, आप लोग सब चीजों को जानते भी हैं, और इसी को आप बोलते हैं फैजान्स रूल। कोई भी आयोनिक बॉन्ड प्योरली आयोनिक नहीं है, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ, देयर इज ऑलवेज सम कोवेलेंट कैरेक्टर ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की घटना की वजह से हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। कोवेलेंट बॉन्ड, अब वही M और X अगर है तो आप बोलते हैं फॉर्मेशन शेयरिंग या ओवरलैपिंग वगैरह जो भी है आपका। जो भी चीज है, चलो उस पे हम लोग नहीं जा रहे हैं उतना। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड को आप डायरेक्शनल बोलते हैं। हालांकि कोवेलेंट बॉन्ड में भी सिग्मा, पाई, डेल्टा, फाई, बहुत तरह की चीजें हैं। ठीक है, आप इसको डायरेक्शनल बोलते हैं। अब डायरेक्शनल में भी दो बातें होती है, सिग्मा डायरेक्शनल है और पाई नॉन डायरेक्शनल है। लेकिन आप सामान्य तौर पे तो ऐसा बोलते ही है ना कि पाई अकेला आता नहीं है, सामान्य तौर पे, हालांकि आता तो है। सामान्य तौर पर पाई अकेला आता नहीं है, जब भी आता है तो वो सिग्मा के साथ आता है। तो इसीलिए हम लोग फाइनली कोवेलेंट बॉन्ड को डायरेक्शनल लिखते हैं, क्योंकि यूजुअली तो सिग्मा के साथ ही आना है ना पाई को।
तो पाई अगर नॉन डायरेक्शनल भी है तो ओवरऑल तो हमारा वो बॉन्डिंग डायरेक्शनल हो गया ना सिग्मा की वजह से। तो चलो हम लोग डायरेक्शनल बोल, लेकिन पाई नॉन डायरेक्शनल और सिग्मा डायरेक्शनल। अब नो एनी कोवेलेंट बॉन्ड इज प्योरली कोवेलेंट। अब ये भी बात है, अब यहां पे थोड़ा सा आपको सावधान करवाऊंगा प्लीज, लेकिन आप इसको उसमें ये लिखेंगे देयर इज ऑलवेज सम आयोनिक बॉन्ड कैरेक्टर। अच्छे से सीखेंगे आप, हमेशा उसमें आयोनिक बॉन्ड कैरेक्टर होता है। जैसे आयोनिक बॉन्ड में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर होता है ड्यू टू पोलराइजेशन। तो सवाल है कि कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर किस वजह से होता है, जरा बताएं मेरे को। कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर किस वजह से होता है? मैंने पूछा कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर किस वजह से होता है? सोचें आप। आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर किस वजह से होता है? आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर तो क्लियर है, ड्यू टू पोलराइजेशन। आप लोगों ने पढ़ रखा है एमएससी में अच्छे से, ग्रेजुएशन एमएससी हर जगह पे उसको डिटेल में पढ़ना। अब मैंने बोला कि कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ आयोनिक कैरेक्टर किस वजह से होता है? क्या डाइपोल मोमेंट? जी नहीं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट तो कई बार होते हैं कई बार नहीं होते, इसलिए डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। तो ईएन डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अच्छे से मेरी बात को सुने, ईएन डिफरेंस और डाइपोल मोमेंट में फर्क है। अब CCl4 के चारों बॉन्ड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, बट ओवरऑल तो नॉन पोलर है, तो डाइपोल मोमेंट नहीं है, इसलिए डाइपोल मोमेंट ना बोले, ईएन डिफरेंस बोले। अब मैं एक बात फिर बोलूंगा, Cl2 H2 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 में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी नहीं है और डाइपोल मोमेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी H2 प्योरली कोवेलेंट नहीं है। सोचिए, H2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी नहीं है और डाइपोल मोमेंट भी नहीं है, फिर भी H2 प्योरली कोवेलेंट नहीं है। अब क्या माजरा हो गया? जरूरी नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, अगर होमोएटॉमिक आया तो ईएन डिफरेंस कहां से आएगा? चलिए आइए, तो मैं लिख रहा हूं ड्यू टू ईएन डिफरेंसेस मेनली and sometimes due to nature of van der Waals forces। प्रेजेंस भी लिख सकते हो। सर ये क्या आपने कर दिया? डेफिनेटली मैं बताता हूं। इस तरफ आपका आयोनिक बॉन्ड है और इस तरफ आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। जैसे आयोनिक बॉन्ड अगर ले लो NaCl 95% आयोनिक है प्रैक्टिकली, सॉरी 92% आयोनिक है और 8% कोवेलेंट है। आप ले लो KCl प्रैक्टिकली 95% आयोनिक है और मात्र 5% कोवेलेंट है, तो ये पोलराइजेशन की वजह से है। अब आ जाओ, अगर आपने लिया HCl कोवेलेंट साइड में, तो डेफिनेटली इस बॉन्ड में परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर अगर कोवेलेंट बॉन्ड में निकालते हो इक्वल्स टू 16 डेल्टा x प्लस 3.5 डेल्टा x स्क्वायर। याद होगा आप लोगों को, हेनरी स्मिथ इक्वेशन के नाम से बोलते हो इसको ना, हेनरी स्मिथ इक्वेशन के नाम से आप इसको दोस्त जानते हैं। तो अगर आप यहां से HCl बॉन्ड में निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, तो आपका कितना हो जाएगा? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर जोड़ लो अच्छे से जोड़ो। तो ईएन डिफरेंस हो गया 2.1 और 3.0 0.9 का, तो 0.9 और इंटू 16 तो 14.4, 144 का 14.4
और यहां पर 3.5 इंटू 0.9 का स्क्वायर, तो 0.81, 0.81 में मल्टीप्लाई करोगे 3.5, मतलब 3 के अराउंड आया, लगभग 17%। मतलब परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कितना, 83%। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से है। आखिर 17% क्यों आया इसमें, आयोनिक कैरेक्टर क्यों डेवलप हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अब मैं अगर एग्जांपल में लू H2, तो H2 इज प्रैक्टिकली 98% कोवेलेंट ओनली। H2 इज प्रैक्टिकली 90। सर 98 में ओनली क्यों लगा, 98 में ओनली लगने का यह रीजन है क्योंकि H2 में एक्सेप्टेबल नहीं है कि थोड़ा सा भी आयोनिक कैरेक्टर है, क्योंकि ये डिफरेंस नहीं है। तो H2 में तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है आयोनिक कैरेक्टर आने का, फिर भी 2% आयोनिक आ गया, ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि ईएन डिफरेंस नहीं है। यहां ईएन डिफरेंस था तो 17% आया, एक्सेप्टेबल है। यहां ईएन डिफरेंस नहीं है, तो यहां पर रीजन क्या है, रीजन नेचर ऑफ वेंडरवाल फोर्स है। वेंडरवाल फोर्स जब दो H2 मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे H2 मॉलिक्यूल्स के बीच जब लगता है, तो उसके कारण, चार्ज के कारण मॉलिक्यूल आयोनाइजेशन के फॉर्म में जाना शुरू करते हैं, इक्विलिब्रियम, आयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म के इक्विलिब्रियम में रहते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली कि ऑसिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। जो इलेक्ट्रॉन्स आपका वेंडरवाल फोर्स की इन्फ्लुएंस में है, उसका ऑसिलेशन होता है। उस ऑसिलेशन की वजह से वहां पर चार्ज डेवलप होता है और उससे थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर आता है। मैं अगले पेज में उसको थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, स्क्रीनशॉट ले प्लीज। आइए मैं वो H2 वाला आपको लॉजिक यहां समझा रहा हूं कैसे। बेसिकली देखिए, राइट साइड, उसमें दो साइड मैंने बना रखा है, ठीक है, ध्यान से, लेफ्ट नहीं राइट साइड। H2 की कहानी, एक्चुअली H2 में ये वेंडरवाल फोर्सेस आपका है, आईडी इंटरेक्शन वेंडरवाल फोर्स। कौन सा फोर्स आप बोलते हैं इसको, लंदन फोर्स ना। सारे वेंडरवाल फोर्स को लंदन फोर्स नहीं बोला जाता, जो आईडी है उसको आप लंदन फोर्स बोलते हैं। बाकी डायपोल को किजॉम फोर्स बोला जाता है, और डायपोल इंड्यूस डायपोल को डिबाई फोर्स बोला जाता है, हमने पीछे पढ़ाया है। चले आ जाए, अब क्या है, ये जो अच्छे से देखें आप, यहां जो वेंडरवाल फोर्स काम कर रहा है, एक H2, दूसरा H2 और तीसरा H2, 3 H2 हमने बनाया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन आईडी के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक डायरेक्शन होगा। ये देखें, आईडी के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक डायरेक्शन होगा। ये देखें, सॉरी, इस तरफ दिखाओगे ना, वो तो चेंज होगा। मतलब अभी ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बीच में है, मान लो इस हाइड्रोजन को ए लिखा, इसको बी लिखा, अभी बीच में है, ठीक है। तो अब इस वाले में ये आईडी फोर्स की वजह से ऑसिलेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन का, अच्छे से सीखें, तो क्लाउड आपको हमने जेनॉन वगैरह भी करके दिखाया, क्लाउड शिफ्ट करता है थोड़ा। तो HA और HB में ये इलेक्ट्रॉन इधर के तरफ शिफ्ट हुआ, ये देखो मैंने इधर के तरफ दिखाया, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस चार्ज आने शुरू हुए। ये कोवेलेंट बॉन्ड है भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन इस पर चार्ज आना स्टार्ट हुआ, और वही फिर थोड़ी देर बाद चेंज होकर के HA पर इधर आ गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो HA पर माइनस और HB पर प्लस, अब क्लाउड इधर आ गया। आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे आप जेनॉन में याद करो कैसे बनाते थे, याद करो अच्छे से, आप क्लाउड को, आप इसको क्लाउड को इधर लाते थे, तो इधर न्यूक्लियस, और यहां पे क्लाउड को आपने यहां लाया, तो ये न्यूक्लियस लाते थे ना, यहां पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो वही चीजें हमने यहां भी की है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के बीच जो यहां पर आईडी फोर्स के कारण यहां एक पोलराइजेशन डेवलप हो रहा है,
ठीक है, जिससे थोड़ा सा पार्शियल चार्ज का कैरेक्टर आ रहा है। मतलब क्या है आपका HA प्लस सॉरी माइनस HB प्लस, ये इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, HA HB के साथ। ये इक्विलिब्रियम में है किसके साथ दोस्त, HA प्लस और जोड़ HB माइनस। इसी के वजह से आपका 2% आयोनिक कैरेक्टर इसमें आया है, इम्पार्ट्स स्लाइट आयोनिक बॉन्ड कैरेक्टर। क्लियर है, मतलब अब आपको समझ में चीजें आ गई कि सिर्फ और सिर्फ वही बात नहीं है, कौन सी, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ही आयोनिक कैरेक्टर आएगा। जी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो इंपॉर्टेंट है, डायपोल मोमेंट तो और बड़ी चीज है, बट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स में भी वैन फोर्सेस के नेचर के कारण वो चार्ज का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ऑसिलेशन होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाइब्रेट करते हैं, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करता है, उसके वजह से चार्ज के बीच एक पोलराइजेशन डेवलप होता है और चार्ज ऑटोमेटिकली डेवलप आ जाता है, उस पर हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो अब आ जाओ, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, आपका लेफ्ट साइड आयोनिक है, राइट साइड कोवेलेंट है। आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर एंटर करता है, इस चीज को आप ध्यान से सुने, क्वालिटेटिवली कंपेयर कर सकते हैं पोलराइजेशन की मदद से। मैंने बोला क्वालिटेटिवली कंपेयर कर सकते हैं पोलराइजेशन की मदद से, क्वांटिटेटिवली नहीं, क्वालिटेटिवली कंपेयर कर सकते हैं पोलराइजेशन की मदद से। ठीक है, और बाकी अगर उसका परसेंटेज निकालना है तो फिर लैटिस एनर्जी को देखना होगा, थियोरेटिकल क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्या है, फिर वहां से चीजों को कैलकुलेट करना होगा। तो वो चीजें हम लोगों के बियॉन्ड द इमेजिनेशन है, बियॉन्ड द कोर्स है, बियॉन्ड द सिलेबस है, सब कुछ मान के चले, वो अपने इंटरेस्ट का चीज आप पढ़ते पढ़ते सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो मैंने बोला दो बातें, आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर और कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर। कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर आप निकालना है आपके सिलेबस में, और आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आप लोगों को बस कंपेयर करना, निकालना नहीं है। ठीक है, इसलिए एक में मैंने बोला क्वालिटेटिव अप्रोच और एक में मैं बोलने जा रहा हूं क्वांटिटेटिव अप्रोच। सर फिर से बोल लो, फिर बोलता हूं, ध्यान दो आप। एक में मैं बोल रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को अच्छे सुनेंगे, परसेंटेज या एक्सटेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड is qualitatively compared with the help of polarization. Extent of covalent bond character in ionic bond is qualitatively compared polarization. दूसरे में मैं बोल रहा हूं amount of ionic bond character in covalent bonds, ठीक है, is quantitatively evaluated with the help of either Henry-Smith equation और डायपोल मोमेंट मेथड। सर थोड़ा सा उलझ गया हूं, थोड़ा और सुलझा दो तो। चलो ठीक है, अच्छे से सुलझा दे रहा हूं। मैंने बोला कि कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड इज क्वालिटेटिवली compared with the help of polarization। अब क्लियर हो गया होगा, पोलराइजेशन की मदद से आप क्वालिटेटिवली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, और पोलराइजेशन से आप निकाल नहीं सकते हैं। यहां मैंने बोला कि आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड इज, इस बार क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिवली, अच्छे से देखो, सीधे क्वांटिटेटिव क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, क्वांटिटेटिवली एस्टिमेटेड बाई, ठीक है, आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड इज क्वांटिटेटिवली एस्टिमेटेड बाई दो मेथड, एक हेनरी स्मिथ इक्वेशन, लेकिन हेनरी स्मिथ इक्वेशन तब काम करता है जब एक ही बॉन्ड और वही मॉलिक्यूल हो, जैसे HCl, उसमें दूसरा कोई बॉन्ड ना हो, ठीक है,
तब सिर्फ ये काम कर सकता है। ए बी टाइप फॉर्मूला में, सिर्फ ए बी टाइप फॉर्मूला में ही ये काम करेगा, दूसरे जगह काम नहीं करेगा। अच्छे से देखें, क्योंकि दूसरे जगह जब दो बॉन्ड्स कोवैलेंट बॉन्ड है तो दोनों के अरेंजमेंट के वजह से वहां पर वेक्टोरियली कैलकुलेट होता है सम होकर के डायपोल मोमेंट नहीं। तो चलो, लेकिन एक बॉन्ड वाले में वैसा नहीं है। तो हेनरी स्मिथ इक्वेशन, यहां से आप क्या बोलते हैं, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड, ध्यान से देखें, इक्वल्स टू 16 EN डिफरेंस प्लस 3.5 EN डिफरेंस स्क्वायर। मैं बहुत अच्छी चीज बोलने जा रहा हूं, अच्छे से देख लें, ठीक है। और दूसरा मैंने बोला डायपोल मोमेंट मेथड, डायपोल मोमेंट मेथड, यहां से परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, और ये बॉन्ड में नहीं सीधे कंपाउंड में निकलेगा, बॉन्ड में नहीं सीधा कंपाउंड में, बॉन्ड में इससे निकलेगा, इससे सीधा कंपाउंड में, इक्वल्स टू, ध्यान से, म्यू ऑब्जर्व्ड बाई डायपोल मोमेंट थियोरेटिकल इंटू 100। एकदम पेशेंस रखें, धीरज रखें, तभी आप एक दिन देखेंगे। अच्छे से देखें, मैंने बोला दो मसला है अपने पास, एक आयोनिक बॉन्ड का, एक कोवैलेंट बॉन्ड का। तो मैंने बोला कि कोवैलेंट कैरेक्टर आयोनिक बॉन्ड में क्वालिटेटिवली, क्वालिटी और क्वांटिटी दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। क्वांटिटी में आप अमाउंट निकालेंगे, क्वालिटी में जाहिर सी बात है सिर्फ कंपेयर करेंगे। तो आयोनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर क्वालिटेटिवली कंपेयर हो सकता है, पोलराइजेशन से निकल नहीं सकता, वैल्यू नहीं निकल सकता, ठीक है। वहीं पर कोवैलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। उसका इवैल्यूएशन का दो मेथड, एक हेनरी स्मिथ इक्वेशन और एक डायपोल मोमेंट। लोग कहां गलत करते हैं, हेनरी स्मिथ इक्वेशन से कंपाउंड में निकाल देते हैं। कंपाउंड के लिए वो नहीं है, वो बॉन्ड के लिए है। तो वो कंपाउंड के लिए तब बनेगा जब बॉन्ड भी वही और कंपाउंड भी वही, HCl, क्लियर है, LiH, HCl, इस तरह का कोई फॉर्मूला हो तब। LiH भी नहीं चलेगा, वजह कुछ और है, मैं बाद में बताऊंगा, आयोनिक हाइड्राइड है। तो एनीवेज HCl ऐसा करके आपने निकाल दिया। लेकिन H2O में अगर आप निकालेंगे तो बवाल हो जाएगा। H2O में नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि वहां पर बॉन्ड का आयोनिक कैरेक्टर उस फॉर्मूले से निकल सकता है, कंपाउंड का नहीं निकल सकता, क्योंकि उसमें दो बॉन्ड है और वेक्टोरियली फिर डायपोल मोमेंट सम होगा सबका। तो ऐसे केस में डायपोल मोमेंट मेथड चलेगा, जिसमें परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू लिखते हैं कंपाउंड में म्यू ऑब्जर्व, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल, डिवाइडेड बाय म्यू थियोरेटिकल, जो फॉर्मुलेटेड है डायपोल मोमेंट, जो आप फॉर्मुलेटेड लिखते हैं Q इंटू डी से, वो फॉर्मूला वाला, इंटू 100। कंफ्यूजन नहीं, ऊपर में ऑब्जर्व और नीचे थियोरेटिकल, कंफ्यूजन नहीं। बहुत लोग थियोरेटिकल ऊपर लिख देते थे और ऑब्जर्व नीचे। तो फिर मैंने एक ट्रिक सोचा याद रखने के लिए, एवरेज स्टूडेंट के लिए, 0 0 कैंसिल करना, ऐसा टाइप का सोच के रखें। 0 0 जैसे थियोरेटिकल का O है ना, तो एक ट्रिक कि ओ मतलब कैंसिल करना है, तो अब ध्यान में रहेगा कि हमें कैंसिल होने के लिए लास्ट में चाहिए। ओ इसमें भी है, वो शुरू में चाहिए, शुरू वाला 0 कैंसिल नहीं होता। देख रहे हो, इसको बोलते हैं मोदी जी टाइप का फेंकना। तो यहाँ पे ये वाला कैंसिल हो सकता है, उससे कहने का मतलब है समझने के लिए, बस याद रखने के लिए। तो म्यू ऑब्जर्व बाय म्यू थियोरेटिकल, कभी गलती से म्यू थियोरेटिकल बाय म्यू ऑब्जर्व नहीं करेंगे, इंटू 100। अब आइए, किसी ने क्या किया गलती से, अगर NaCl में उससे पूछा गया कि भाई साहब परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का कोई आइडिया है क्या, कितना है? वो बोलेगा हाँ क्यों नहीं, 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स स्क्वायर लगा दो तो इससे निकल जाएगा। तो 16 इंटू क्लोरीन 3.0 माइनस सोडियम 0.9 तो 2.1 आया, और प्लस 3.5 इंटू 2.1 का स्क्वायर। आ जाइए, तो ये आ गया दोस्त 2.1, तो लगभग 32 के आसपास आया। ध्यान से देखें, आया ना 2.1, तो लगभग 32, और प्लस 3.5 इंटू 4 लगभग 15 ही मान लो, तो अप्रॉक्स लेस देन 50 हुआ। जो भी जोड़े तो लेस देन 50, मतलब इस गधे ने, अब मेरे को मत बोलिएगा, मेरे तरफ मत देखिएगा सर आपने किया, हमने थोड़ी नहीं किया, जिस गधे ने भी ऐसा बनाया उसमें वो आयोनिक कैरेक्टर लेस देन 50% लाया।
अब आप सोचे ऐसे इंसान को क्या बोला जाए, ना बोला जाए कि ये मोदी जी का बड़ा फैन होगा। बताइए, अभी अभी आपने पढ़ा है कि भाई साहब हमारा जो NaCl है, इस NaCl का तो आइए, बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था थोड़ा सा, मैं एक बार फिर से चीजों को बोल दूं। कनेक्टिविटी इशू बार बार थोड़ी सी बन जा रही है, सॉरी उसके लिए। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा समझा दूं इस चीज को, ध्यान से देख ले वीडियो में। मैंने बोला कि हमारा कहना पूछना है कि NaCl में आयोनिक कैरेक्टर का परसेंटेज क्या होगा। किसी ने अगर गलती से हेनरी स्मिथ इक्वेशन लगा दिया इस पर, तो क्या निकलेगा उसका, उसका निकलेगा लेस देन 50। अब सोचे आयोनिक कैरेक्टर NaCl हमने पीछे पढ़ाया अभी कि लार्जली आयोनिक है, उसमें 92% आयोनिक है और 8% कोवेलेंट, अभी हमने पीछे पेज में पढ़ाया था। अब सोचे इसको आपने गलत फॉर्मूला लगा दिया तो कितना बवाल हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसीलिए आप चीजों को क्लियर कर लीजिए, कभी भी किसी भी फॉर्मूले से आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, अमाउंट बस कंपेयर कीजिएगा पोलराइजेशन से। और कोवेलेंट कंपाउंड में दो मेथड है, एक डायपोल मोमेंट मेथड और एक हेनरी स्मिथ। लेकिन हेनरी स्मिथ सिर्फ लगता है बॉन्ड के लिए या वैसे कंपाउंड पर जिसमें वही बॉन्ड है और वही कंपाउंड है, बाकी डायपोल मोमेंट मेथड से सारे कंपेयर होते हैं। तो उम्मीद है अब आपकी चीजें अच्छे से सॉर्ट आउट भी होंगी इसमें। तो इस पेज को आप कैप्चर करें, स्क्रीनशॉट लें, कवर करें। मैं अगले पेज में अब आयोनिक बॉन्ड में हाथ पैर चलाता हूं, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन के तौर पे था ये, प्लीज। जी आइए, अब हम लोग इस पेज में आयोनिक कंपाउंड पर आ जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ionic compounds and Born-Haber cycle। आप जानते हैं 1900 में बॉर्न और हेबर दो साइंटिस्ट ने मिलके ये पूरा का पूरा आयोनिक कंपाउंड के बनने के डिटेल्ड मतलब डिस्क्रिप्शन, ये जो मेथड है इसको हम लोग बॉर्न हेबर साइकिल बोलते हैं। मतलब स्टेप वाइज आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन इससे देखते हैं हम लोगों को पता भी होगा। तो अच्छे से आइए देखिए, जैसे लेट फॉर्मेशन ऑफ NaCl, मान लो कि NaCl का अपन फॉर्मेशन करवाते हैं, तो आप तो एक स्टेप में लिखने के लिए तो Na और Cl2 का हम लोग लिख लें, तो इससे आपका Cl2 गैस एलिमेंटल स्टेट और इससे आपका NaCl बन गया। लेकिन इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। देखिए, इसी को बॉर्न-हेबर साइकिल बोलते हैं। सारे स्टेप को अगर एक साथ आप लेके चले, स्टेप्स इन्वॉल्व है, क्या क्या सब है जरा देखें आप। सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ सोडियम सॉलिड टू सोडियम गैस, नहीं मतलब सब्लिमेशन ऑफ, सब्लिमेशन बोलते हैं ना सॉलिड को गैस में जाने को, सब्लिमेशन ऑफ सोडियम। और क्या इन्वॉल्व है, फिर सोडियम गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना, तभी तो Na+ बनेगा। तो आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम। और क्या इन्वॉल्व है, बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ क्लोरीन, फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे, नहीं
तो आयोनाइजेशन ऑफ क्लोरीन, और फिर जब दोनों आयन बन जाएगा तब दोनों का इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, तो चलिए आइए इसको हम लोग लिख रहे हैं, अच्छे से सीखें आप, बढ़िया से देखें। मैं थोड़ा सा एलिमेंट्री भी डिस्कस कर रहा हूं, अगर किन्हीं लोगों का एलिमेंट्री भी इसमें गड़बड़ होगा तो वो भी थोड़ा कवर हो जाएगा। जैसे सबसे पहला काम, आप इलेक्ट्रॉन सोडियम सॉलिड से तो लूज नहीं करेंगे, पहले इस मेटेलिक क्रिस्टल को, क्या है ये, मेटेलिक क्रिस्टल, सोडियम का मेटेलिक क्रिस्टल, आपको पता होगा कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ये, कितने एटम से घिरा हुआ है, 8, नहीं तो आप सोडियम मेटल, एल्कली मेटल की ही बात करें तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या बोलते हो आप, BCC, और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ना, हर एक सोडियम एटम आपके 8 सोडियम एटम से घिरा होता है। ठीक है, तो चलो आ जाओ, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सॉलिड सोडियम को गैसियस में कन्वर्ट करना है। इस प्रोसेस को आपने बोला सब्लिमेशन। अच्छे से देखेंगे, ठीक से देखेंगे, थोड़ा सा यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जो टीचर और बच्चे हर कोई कंफ्यूज होते हैं उसमें का, एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट है, आ जाइए। तो इस सब्लिमेशन में जो आपका इस स्टेप का डेल्टा H1 होगा, मतलब पहला स्टेप है तो डेल्टा H1 हमने लिखा, इसको आप क्या बोलेंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम, या आप इसी को बोलेंगे हीट ऑफ एटोमाइजेशन। अब सोडियम, मेरे कहने का यह मतलब है, क्या आप हीट ऑफ एटोमाइजेशन जो आपने इसका नाम दिया, सब्लिमेशन नाम क्यों दिया, क्योंकि सॉलिड को आप गैस में ले जा रहे हैं, तो सॉलिड जो गैस में जाने का प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन, उसमें जो हीट देते हो। और आपने हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्यों बोला, इसीलिए क्योंकि ऐसा करने से अपने को एटम मिल रहे हैं, फ्री एटम, आइसोलेटेड एटम्स मिल रहे हैं, तो अपन बोल रहे हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन। सवाल है, क्या इसका मतलब हीट ऑफ सब्लिमेशन को हीट ऑफ एटोमाइजेशन कह दिया जाए, तो नहीं, यहां पे आप कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर जब आप इसके सब्लिमेशन प्रोसेस में जाएंगे, सॉलिड को गैस में ले जाने के प्रोसेस में, तो उससे सोडियम एटम डिटैच हो जाएगा और उससे आइसोलेटेड एटम मिल जाएंगे, तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन वही हुआ जो हीट ऑफ सब्लिमेशन। लेकिन कोई दूसरा सॉलिड लेंगे तो ऐसा हो जरूरी नहीं है। जैसे अगर आप आयोडीन की बात करें, तो आयोडीन में, आयोडीन भी सॉलिड है, तो I2 के मॉलिक्यूल्स वहां पर, आराम से सुने, आयोडीन की अगर आप बात करें तो आयोडीन में I2 के मॉलिक्यूल्स वहां पर वैंडरवाल फोर्स से जुड़े होंगे। तो आपको अगर हीट ऑफ सब्लिमेशन देना है तो वो बोलते हैं सॉलिड को गैस में जाना, मतलब इससे I2 का गैस मिलेगा। और अगर आपको एटोमाइजेशन चाहिए, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, ध्यान से, तो आप I2 के बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसके बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी है 151 किलो जूल पर मोल, तो इससे 2 मोल आयोडीन के गैसियस एटम्स मिलेंगे, तो आपका हीट ऑफ एटोमाइजेशन हो गया पर मोल डिवाइडेड बाय 2, मतलब 76 ना, सॉरी 75.5 किलो जूल। तो यहां 3 टर्म हुआ, एक हीट ऑफ सब्लिमेशन, एक बॉन्ड डिसोसिएशन और एक हीट ऑफ एटोमाइजेशन, तीनों 3 चीज हो गई। सर नहीं आया समझ में, एक बार और क्लियर कर लो सर। ठीक है, डेफिनेटली करता हूं। देखिए मैम, मोदी जी नहीं है भाई साहब, लेकिन फिर भी मन की बात समझ सकते हैं कि सर एक बार और क्लियर कर लीजिए। देखिए, हमने बोला सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड को गैस में ले जाना, तो जब आप सोडियम मेटेलिक क्रिस्टल को गैस में ले जाएंगे तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगा वो आपका सब्लिमेशन एनर्जी हुआ। और चूंकि ऐसा करने से
आपका आइसोलेटेड एटम मिलेगा पर मोल, एक मोल मिलेगा। एक मोल को गर्म करेंगे तो एक मोल को अगर हीट देंगे तो एक मोल मिलेगा आपको। तो ऐसा करने से चूंकि आपको एक मोल आइसोलेटेड एटम्स भी मिलेंगे, इसीलिए आप हीट ऑफ एटमाइजेशन भी बोलेंगे उसको, कोई दो राय नहीं है। लेकिन डेफिनेशन क्या है? सब्लिमेशन एनर्जी क्या हुई? आप एक मोल किसी चीज को, सॉलिड को गैस में ले जाते हो तो वो सब्लिमेशन एनर्जी। एटोमाइजेशन एनर्जी क्या हुई? हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या हुआ? एक मोल एटम्स लाने में लगने वाली एनर्जी। ठीक है, तो अब यदि आयोडीन में हमने लिया तो सब्लिमेशन में हमारा वेंडरवाल फोर्स रप्चर होगा, ब्रेक होगा, ये वाला फोर्स यहां पर टूटेगा और आयोडीन का गैसियस मॉलिक्यूल्स मिलेगा। तो यहां पर सब्लिमेशन के लिए वेंडरवाल फोर्स को तोड़ना है, ठीक है, लेकिन इससे आइसोलेटेड एटम्स नहीं मिला, तो यहां का सब्लिमेशन एनर्जी आपकी हीट ऑफ एटमाइजेशन के बराबर नहीं हुआ। अगला पॉइंट, आपको हीट ऑफ एटमाइजेशन के लिए एटम लाना पड़ेगा, तो एटम के लिए I2 का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ने में लगने वाली एनर्जी आपकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी है। तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी मतलब एक मोल को ब्रेक करने में लगने वाली एनर्जी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी है, 150 लग रहा है अगर एक मोल को ब्रेक करने में। लेकिन हीट ऑफ एटमाइजेशन है कि एक मोल एटम लाने में लगने वाली एनर्जी, तो आपको एक मोल ब्रेक करने में 150 लगा, बट एक मोल लाने में तो 75 ही लगेगा, क्योंकि आधा मोल को ही ब्रेक करना होगा। तो आपका हीट ऑफ एटमाइजेशन हो गया 75 किलो जूल, हीट ऑफ एटमाइजेशन 75 हो गया, जबकि बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी 150 हो गया, और वेंडरवाल फोर्स को ब्रेक करने में तो बहुत कम लगेगा, लेस देन 2 किलो कैलोरी, मतलब लेस देन 10 किलो जूल पर मोल। आप समझ पा रहे चीजों को? मतलब क्या हुआ, इस आयोडीन के लिए हीट ऑफ सब्लिमेशन से काफी ज्यादा है हीट ऑफ एटमाइजेशन, और हीट ऑफ एटमाइजेशन से काफी ज्यादा है बॉन्ड डिसोसिएशन। तो हर बार दोस्त आप हीट ऑफ एटमाइजेशन को हीट ऑफ सब्लिमेशन नहीं कह सकते हैं। आयोनिक बॉन्ड के केस में ऐसा बोल सकते हैं, सॉरी मेटालिक बॉन्ड के केस में ऐसा आप बोल सकते हैं। क्लियर हुई होंगी चीजें अच्छे से कि क्यों हमने यहां पर दोनों को एक चीज लिखा? एक बार बता दें, हाँ ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं, प्लीज एक बार बताइए मेरे को। आइए, अब मैं क्या कर रहा हूं, तो सोडियम सॉलिड को अपन ले गए गैस में। अब ये जो एनर्जी है इसकी वो 108 किलो जूल पर मोल होती है, लेकिन ठीक है वैल्यू को बाद में लिखते हैं। अब सोडियम गैस से आपको इसका आयोनाइजेशन कराना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस स्टेप का जो डेल्टा H2 होगा वो होगा प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ सोडियम। ठीक है, अच्छे से देखते जाए। तो अब इससे आपका Na+ गैस कन्वर्ट हो गया। अब इधर आ जाए, क्लोरीन का आपको साथ में प्लस Cl2 आधा मोल ब्रेक करना है, एक मोल नहीं आधा मोल। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है क्लोरीन की, हमने याद करवाया आपको, 240 किलो जूल पर मोल। तो इस स्टेप का जो डेल्टा H3 होगा, आपको देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है पर मोल ब्रेक करने में, तो पर मोल ब्रेक करने में आपका 240 लग रहा, तो इस स्टेप का जो डेल्टा H3 होगा वो होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर D है तो D/2। बहुत क्लियर है, क्योंकि आधे मोल से ही आपका एक मोल क्लोरीन गैस मिल जाएगा। अब आप इसका आयोनाइजेशन कराओगे, तो जब आप आयोनाइजेशन कराएंगे अब इसका तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो डेल्टा H3 जो होगा उसका माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा। किसका? क्लोरीन का एफिनिटी, और फर्स्ट एफिनिटी तो रिलीज होती है, तो Cl-। आपको पता होगा कि Na+ छोटा होता है और Cl- उसके रिस्पेक्ट में बड़ा होता है, ये तो आपको पता होगा शायद। ठीक है, और इसको आप Z इफेक्टिव से सॉल्व कर सकते हैं। कैटायन तो ऑलमोस्ट एनायन से छोटे ही होते हैं, Rb+ और Cs+ थोड़े बड़े होते हैं। बाद बाकी पीरियोडिक टेबल के सारे कैटायन, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, पीटी का एक एक कैटायन, बाहर वाली बॉडी को छोड़ के मेन बॉडी में बात कर रहा हूं, पीरियोडिक टेबल के छोटे से छोटे एनायन से भी छोटा निकलेगा। पीरियोडिक टेबल का सारा कैटायन, चाहे उसमें 2 सेल हो, 3 सेल हो, 4 सेल हो, 5 सेल हो, 6 सेल हो, कुछ भी हो, वो पीटी के सबसे छोटे एनायन फ्लोराइड F- से भी वो छोटा होगा। कैटायन हमेशा छोटा होता है एनायन से। सिर्फ Rb+ और Cs+ की बात छोड़ के कर रहा हूं, वो बहुत सारे एनायन से बड़े भी है और कुछ कुछ एनायन से छोटे भी है,
वो साइज का मामला है, वो सब एलिमेंट्री लेवल की चीजें यहां पे डिस्कस करना बेकार लगता है। फिर भी एक बार मैं आपको बोल दूं, K प्लस और F माइनस की आयोनिक साइज जब आप कंपेयर करें, ध्यान से सुने, पीरियोडिक टेबल का थर्ड लार्जेस्ट कैटायन है K प्लस, क्योंकि सबसे बड़ा एलिमेंट है सीजियम, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है रुबिडियम, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट है पोटेशियम। तो पीरियोडिक टेबल का थर्ड लार्जेस्ट कैटायन है K प्लस और पीरियोडिक टेबल का स्मॉलेस्ट एनायन है F माइनस। अगर आप प्रैक्टिकल वैल्यू दोनों के साइज का देखेंगे तो K प्लस छोटा है F माइनस से। क्या बोला मैंने? K प्लस छोटा है F माइनस से, करीब करीब बराबर भी है। 1.37 एंगस्ट्रॉम है F माइनस और 1.34 एंगस्ट्रॉम है K प्लस। तो जरा सोचे, पीटी का अगर स्मॉलेस्ट एनायन पीरियोडिक टेबल के थर्ड लार्जेस्ट कैटायन से बड़ा हो गया तो बाकी एनायन तो बड़ा होना ही होना है सारे कैटायन से। इसीलिए मैंने ये लाइन आपको बोला कि पीरियोडिक टेबल का कोई भी कैटायन पीरियोडिक टेबल के किसी भी एनायन से छोटा ही होगा। क्लियर है? आरबी प्लस और सीएस प्लस की गारंटी नहीं ले रहा हूं, वहां पे कुछ भी हो सकता, मामले को देखना पड़ेगा। तो चलो आ जाओ, हमने लिखा है Na प्लस छोटा Cl माइनस बड़ा। एनीवेज, अब इन दोनों को अपन कंबाइन करते हैं तो यहां से एक कूलम्बिक इंटरेक्शन चालू होगा। अट्रैक्टिव फोर्स जानते हैं, ये जो इंटरेक्टिव फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल R है, हमने पढ़ाया है आपको। तो चलो एनीवेज, अब इससे आपका NaCl का फॉर्मेशन हो गया। इसी में जो आपने एनर्जी रिलीज करी उसी को आप बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और चूंकि ये इंट्रैक्शन है इसलिए नेगेटिव लिखते हैं आप, माइनस यू नॉट। आपको पता भी है फिर भी मैं लिख रहा हूं। अब पॉइंट है, अगर आपने एक बॉर्न-हेबर साइकिल यही है, अगर आपने एक स्टेप में लिखा तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, कैलकुलेट करना है। और अगर आप इसी को स्टेप बाय स्टेप बॉर्न-हेबर साइकिल से कर रहे हो तो आपका इसमें एक स्टेप ये, दो स्टेप, तीसरा स्टेप ये, चौथा स्टेप ये, और फिर कूलम्बिक इंटरेक्शन। मतलब गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन जब कंबाइन होते हैं, गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन जब कंबाइन होते हैं, यहां से जो लिबरेटेड एनर्जी है कूलम्बिक इंटरेक्शंस की वजह से, आप उसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं। मैं डिफाइन भी कर रहा हूं, लैटिस एनर्जी के बारे में बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि लैटिस एनर्जी हायर लेवल, छोटे लेवल पे तो लोगों को समझ में भी नहीं आता, हायर लेवल पे जाके इसमें बहुत सारी बातें होती है। इसका प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल वैल्यूज वगैरह वो सब चर्चा होने वाला, मैं डिस्कस करता हूं। तो चलो अगले पेज में मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वेशन पर, इस पर मैं जाता हूं, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो पहले प्लीज। तो आइए दोस्तों, हम लोग अब यहां पर कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पर मोल ऑफ NaCl यूजिंग बॉर्न-हेबर साइकिल। ठीक है, तो जो आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन आया, इसमें सबसे पहले आपका सब्लिमेशन एनर्जी लगेगा सोडियम का पर मोल, सोडियम का, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा सोडियम का, फिर D/2 क्लोरीन का, नहीं, और फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का आराम से, और फिर लैटिस एनर्जी NaCl की, सभी की वैल्यू रखते हैं। सब्लिमेशन एनर्जी सोडियम की 108 किलोजूल पर मोल, याद रखना होगा दोस्त, ये हमने आपको करवाया भी था जब आप, हालांकि आप लोग डेटा को बहुत ज्यादा पता नहीं याद रखने में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन कितने काम की चीजें उस दिन मैंने किया, याद करें आप। जिस दिन मैं क्लासिफिकेशन बॉन्ड का
केमिकल बॉन्ड का क्लासिफिकेशन कर रहा था, तो मैंने उस दिन आपको बोला था कि मेटल का मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटल की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, मतलब मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो मेजर होती है किस चीज से? इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन से। सीजियम का किया था 78 किलो जूल पर मोल, याद करें। लिथियम का, सोडियम का किया था 108 किलो जूल पर मोल, मैंने किया है। 4-5 मेटल का मैंने किया था एग्जांपल, 4-5 का इनफैक्ट ज्यादा का। एल्यूमिनियम का किया था 326 किलो जूल पर मोल, याद करें आप 327। तो एनीवेज आ जाइए अच्छे से। सोडियम का 108, आयोनाइजेशन एनर्जी 495 किलो जूल पर मोल हटाइए ना, पर मोल क्यों ले रहे, किलो जूल। अब आ जाइए क्लोरीन की बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी 240/2। अब आ जाइए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -360 किलो जूल। और आ जाइए NaCl की लैटिस -780 बोल सकते हो, 786, अलग अलग जगह डाटा अलग अलग जगह वेरी करता है, चलो -786 किलो जूल लिख दिया। अब चलो आप सबको कैलकुलेट करो, ये पर मोल के लिए मैंने किया, यही हमारा क्या है, कौन सी वैल्यू है ये, हालांकि 780 वगैरह लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, फिर भी चलो चलेगा। ये मेरा क्या है, लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। तो आपका यहां से वैल्यू क्या बनेगा, अच्छे से देख लो, 108 और ये 63 प्लस 120 और माइनस 1146, ठीक है, ये आ गया इक्वल्स टू अब देखिए, मैंने तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दिन ही बोला कि अगर कंपाउंड के लिए डेल्टा H नेगेटिव आता है, इसका मतलब वो स्टेबल कंपाउंड है, और ये अच्छा खासा नेगेटिव आ रहा, तो इससे इट रिवील्स दैट NaCl इज स्टेबल। वो तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोला था, वेरी स्टेबल। अब पॉइंट पर आइए, तो आप यहां से एक पॉइंट बना सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड विथ रिस्पेक्ट ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के रिस्पेक्ट में जरा देखें, ध्यान से सुने, बहुत साफ है कि स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड तब ज्यादा होगी जब आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव में ज्यादा होगा। और हीट ऑफ फॉर्मेशन को नेगेटिव लाने की जिम्मेदारी किसकी है, जरा अच्छे से देखिए, क्या सब्लिमेशन की है? नहीं, वो तो हमेशा एंडोथर्मिक होगा। क्या आयोनाइजेशन की है? हरगिज नहीं, वो एंडोथर्मिक होगा। क्या बॉन्ड डिसोसिएशन जो सामने वाला एनायन बनाएगा उसका है, उसका एलिमेंट का? नहीं, वो पॉजिटिव होगा। इन दो की है। दो कौन? एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, सॉरी एफिनिटी और लैटिस। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, बहुत अच्छी बात मैं बोलने जा रहा हूं। तो हमारा आयोनिक कंपाउंड तब स्टेबल हो, कोई भी कंपाउंड तब स्टेबल होता है जब उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव हो। तो आयोनिक कंपाउंड तब स्टेबल होगा जब इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव हो। जैसे NaCl क्यों स्टेबल है मैंने प्रूव किया, ठीक है, अच्छे सुने। लेकिन उस इक्वेशन को नेगेटिव करने की जिम्मेदारी किसकी है? लैटिस और एफिनिटी की? नहीं, लैटिस की। ये कैसे बोल रहे हो सर, एफिनिटी भी तो नेगेटिव है? इसीलिए क्योंकि लैटिस के सामने एफिनिटी कुछ नहीं है। बोलोगे कि सर समझ में आ गया, दिख रहा है ये 800 है और वो 360 है, लेकिन कुछ होशियार लोगों को बोले सर 800 के सामने 360 को इग्नोर भी तो नहीं कर सकते। मेरी बात को अच्छे से सुने, मैंने बोला इसके सामने, लैटिस के सामने एफिनिटी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वही बात है कि प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ रहे हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन ही लिख दे रहे हैं फाइनली। सर ये कैसे आप कह रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि अभी जो आपने एफिनिटी का वैल्यू लिया हुआ है वो पीरियोडिक टेबल का, सोचिए, याद कीजिए अपने आप ग्रेजुएशन के दिनों को, आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट होती है क्लोरीन की। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तब सल्फर, ये पीरियोडिक टेबल का ऑर्डर है।
समझ रहे हैं चीजों को? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होती है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तब सल्फर, सेलेनियम, तब जाकर के टेल्यूरियम, नीचे ऑक्सीजन। तो क्लियर कीजिए चीजों को। आप पीरियोडिक टेबल के हाईएस्ट नेगेटिव में। अब रहा सवाल इसका, ये लोवेस्ट टाइप का वैल्यू है, क्योंकि सबसे कम तो फ्रेंसियम सीजियम वाला क्लोराइड वगैरह आएगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो जब सीजियम आयोडाइड लेंगे तब 500 मिलता है। तो समझ ले चीजों को, ये लोवेस्ट वाली वैल्यू। अरे भाई साहब, आपको लैटिस एनर्जी का रेंज करवाए ना क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड के दिन, याद कीजिए ना रेंज। सबसे कमजोर वाला लैटिस एनर्जी 500, 700, 600 से शुरू होता था। उसके बाद वाया 3000, 4000, 10,000, 29, 65, 1 लाख, 2 लाख, क्या क्या हमने बोला था कि इन्फिनाइट तक चला जाता। तो आप सोचे, इसीलिए मैंने बोला कि लैटिस एनर्जी के रिस्पेक्ट में इसका कोई मोल नहीं है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जहां वो बहुत बड़ा है, बाद बाकी कभी बड़ा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हमेशा लैटिस के रिस्पेक्ट में एकदम मामूली है, खत्म है। क्लियर है? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। तो हमने बोला कि इस पूरे इक्वेशन को नेगेटिव करने की जिम्मेदारी सामान्य तौर पर लैटिस एनर्जी के पास है। इसीलिए सामान्य तौर पर आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी। ध्यान दें, नेगेटिव, क्योंकि एज यू नॉट एज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy generally gets omitted irrespective of that of lattice energy। सही है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रेंज होता है वो पॉजिटिव से शुरू होके, पॉजिटिव वैल्यूज भी होता है नाइट्रोजन वगैरह का जिसे पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू से लेकर के -360 तक होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा है लैटिस एनर्जी, जिसमें आप इसका जानते हैं ये 550 से स्टार्ट होकर के, किलोजूल पर मोल से स्टार्ट होकर के ये मतलब इंफिनिटी तक जा सकता है। तो इसीलिए आप को हमने बोला कि आप एफिनिटी को इग्नोर कर सकते हैं। तो सामान्य तौर पर लैटिस एनर्जी के लिए स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मेरी बात को आ जाए, अच्छे से सुनेंगे आप। ये इतना आसान नहीं है बोलना। ये आप लोअर लोअर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को, ग्रेजुएशन वगैरह तक के बच्चों को ऐसा आप बोलते हैं, उनका दिल रखने के लिए ऐसा बोलते हैं कि देख बेटा, इक्वेशन जो तुम्हारे सामने है उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि नेगेटिव कौन करेगा, तो सर लैटिस एनर्जी नेगेटिव करेगा, इसलिए लैटिस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गुरुजी ने लिख दिया। लेकिन आप होशियार हैं, आप मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर पास्ड हैं, आप समझिए चीजों को। इस इक्वेशन में कहीं ना कहीं आपका सब्लिमेशन भी है, कहीं ना कहीं आयोनाइजेशन भी है, ये दोनों चीजें भी, और कहीं ना कहीं बॉन्ड डिसोसिएशन भी है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप दो चीजों की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं। मेरी बात को अच्छे से सुनिए, दो चीजों की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं। एक की कंपाउंड ए 1 और कंपाउंड 2, मान लिया कि 2 की लैटिस एनर्जी 1 से ज्यादा, मान लिया, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन 2 के पास जो बाकी लगने वाली एनर्जी है वो सब बहुत ज्यादा है। अगर तो जब आप इनका एल्जेब्रिक सम किए तो पता चला कि भाई साहब ये तो पॉजिटिव आ गया, और जब इसका एल्जेब्रिक सम किए ये नेगेटिव में कम ही था, लेकिन पता चला ये नेगेटिव आया, तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हुई। सर आप कहना क्या चाह रहे हो? एक्चुअली आप इतना तो समझते हैं ना कि लैटिस एनर्जी तो ज्यादा तभी ना मिलेगा आपको जब चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट, जब साइज छोटा होगा पॉइंट, और जब चार्ज ज्यादा आएगा तो आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तभी तो ज्यादा चार्ज आएगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपका आयनाइजेशन बढ़ गया। नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा तो एफिनिटी 1 के साथ 2, 3, 4 भी आ सकता है। 2, 3, 4 एफिनिटी बड़ा 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 पॉजिटिव होता है, तो फिर आप ये भी बड़ा पॉजिटिव में चले गए, ये भी बड़ा पॉजिटिव में चले गए। समझ रहे हैं चीजों को?
सर और थोड़े अच्छे से क्लियर कीजिए, चलिए ऐसे वो समझिए। MgCl2 और एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड ले लीजिए MgCl3। तो MgCl3 आप भी जानते नहीं एग्जिस्ट करता है, बट एक ले लो हाइपोथेटिकल। अगर आप ये MgCl3 बनाएंगे तो ध्यान से सुने, ध्यान से मेरी बात को सुने, Mg3+ आयन अगर आपने बना दिया, Cl- के साथ उसको जोड़ा, तो डेफिनेटली वो कॉम्बिनेशन ज्यादा स्टेबल होगा Mg2+ और Cl- से। सर क्या बोला आपने? मैंने बोला दोस्त, अगर आपने Mg3+ आयन बना दिया, वो आयन बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और 2 निकालने के बाद इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जब होएगा तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लग जाएगी, सडन जंप। लेकिन अगर बाय एनी मींस अगर आपने Mg3+ बना दिया, उसके साथ अगर आपने Cl- रखा, तो ज्यादा चार्ज के कारण उसका अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ Mg2+ Cl-। समझिए। बट फिर भी MgCl3 का स्टेबिलिटी नहीं बोला जाता, क्यों? क्योंकि सिर्फ उस आयन वाला एक स्टेप से मतलब नहीं है ना, सिर्फ एक स्टेप से मतलब नहीं होता ना, कंपाउंड की स्टेबिलिटी तो ओवरऑल देखी जाएगी, जहां आपने एलिमेंट से शुरू किया है। तो आपका जो वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है, जिसके कारण IE3 के कारण ये वाला फैक्टर जो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके कारण आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन का सम पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए MgCl3 अनस्टेबल हो गया, जबकि लैटिस एनर्जी तो उसकी ज्यादा है। इसीलिए हमेशा लैटिस पर नहीं चल सकते, ये तय है, लैटिस भी तभी ज्यादा होता है यार, ये बड़ा अच्छा चीज है, ज्यादा दूध खाओ तो ज्यादा फायदा हो रहा है, ज्यादा दूध खाओ तो पेट भी तभी खराब होता है। तो यार ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने बोला कि MgCl2, ध्यान से सुनिए, लैटिस एनर्जी भी तभी ज्यादा बढ़ती है जब आयनाइजेशन बढ़ती है, क्योंकि लैटिस तब बढ़ेगी जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे तो ये भी पॉजिटिव बढ़ जाएगा। ये वही बात है, ये वही बात है, एक छोटा सा दुकान खोलना और एक मॉल में बड़ा सा शोरूम खोलना, ठीक है? ये जो बिजनेस है, अगर आप इसमें माने कि लगने वाली चीजें, इन्वेस्टमेंट आपका ये सब है, आपने कुछ सामान खरीदा ये लगाया, कुछ सामान खरीदा ये लगाया, कुछ सामान खरीदा ये लगाया, और ये बिकने की चीजें हैं। ध्यान से सुने, ये बिकने की चीजें हैं, ये आपका वो जिस चीज की दुकान है वो मेन है, और ये छोटा मोटा चीज है जो उसकी पैकिंग वगैरह से जो कार्टन वाटन निकलता है ना, उससे भी बेच के 100 200 500 हजार रुपया कमा ले रहे हैं, या स्क्रैप बेच के भी निकाल ले रहे हैं, या जो एक्सपायर कर गया वो चीज भी निकाल के कर रहे, जो चीज खराब हुआ उसको भी कर, ये छोटा वाला चीज, ये मेजर सामान जो आप बेच रहे हैं, और ये सारा जो आपने सामान लगाया। तो अब आपसे बोला जाए कि भाई बिजनेस आपका कब स्टेबल होगा, तो आप बोलते हैं कि सर स्टेबल तब होता है जब सेलिंग ज्यादा होती है, लेकिन क्या ये सही है? नहीं। मॉल में बड़े बड़े शोरूम वाले तो करोड़ों करोड़ सेल कर लेते हैं, फिर भी उनकी बंद हो जाती है, और गांव घर में जाइए तो चौराहे पे नुक्कड़ पे कोई पान दुकान खुली थी, वो आज भी खुली है 15 साल से, उसकी सेलिंग नहीं है, फिर भी वो खुली है, मतलब उसकी लैटिस नहीं है, फिर भी वो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसने इन्वेस्ट ही कम किया था, उसने 2000 2500 इन्वेस्ट किया, उसका 5000 का बिक गया, यार वो प्रॉफिट में है। और उसने इन्वेस्ट किया 5 करोड़ और बिका 1 करोड़ का, वो उसने एक महीने में जितना बेचा, वो पान दुकान वाला गांव वाला हमारा ना, वो बेचारा वो पूरी जिंदगी में नहीं बेच सकता, फिर भी उसका बिजनेस स्टेबल है। क्यों? तो बातें सिर्फ सेलिंग की नहीं होती कि जितना बिक गया उतना स्टेबल बिजनेस है, बातें एल्जेब्रिक सम, किस चीज की? इन्वेस्टमेंट और सेलिंग की। तो आपको सारी चीजों का एल्जेब्रिक सम स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा, तो ये इन जनरल लिखा हुआ, इन जनरल। कई बार आयोनाइजेशन आपकी चीजों को पलट देगा, जिसकी लैटिस ज्यादा है उसके रिस्पेक्ट में सामने वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, कई बार ऐसी चीजें हो सकती है, ठीक है? अच्छे से सुने, तो ये सामान्य तौर पर स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड के लिए ये है। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई साहब LiF NaF KF RbF CSF, किधर की ओर स्टेबिलिटी जाएगी? ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। जानते हैं आप आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर इधर है, अगर आप, चूंकि आपका तो पढ़ा हुआ है ये सब, तो आप पोलराइजेशन लगा के देख लिया, आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर इधर है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी इधर होगी। क्यों होगी? क्योंकि इधर लैटिस एनर्जी बढ़ रही है, तो मैथमेटिकल हीट ऑफ फॉर्मेशन इधर नेगेटिव होएगा ज्यादा, इसका डेल्टा जी इधर नेगेटिव होएगा ज्यादा, इसलिए स्टेबिलिटी इधर होगी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ध्यान से सुने, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि, ध्यान से सुने,
कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर और आयोनिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी को लोग एक ही चीज समझते हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है, अलग अलग चीजें। जिस कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, जरूरी नहीं कि वही कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो। स्टेबिलिटी तो मैथमेटिकल चीज है ना, पॉइंट। स्टेबिलिटी तो मैथमेटिकल चीज है, वो तो थर्मोडायनामिक्स है। तो थर्मोडायनामिक्स आपका कौन है? पोलराइजेशन है थर्मोडायनामिक्स, ईएन डिफरेंस है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स कौन है इसका? थर्मोडायनामिक्स इसका लैटिस और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसीलिए जो स्टेबिलिटी होती है फाइनली वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से डिसाइड होगी। तो अगर आपको बोला जाए कि एलआईएफ और सीएसएफ में कौन ज्यादा स्टेबल है बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, तो एलआईएफ का आयोनिक बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, सीएसएफ का नहीं। ठीक है, लेकिन बोला जाए कि कौन बॉन्ड ज्यादा आयोनिक है, तो सीएसएफ ज्यादा आयोनिक है इररेस्पेक्टिव ऑफ एलआईएफ। मैंने बहुत क्लियर कर दिया अच्छे से। आयोनिक कौन ज्यादा है दैट इज डिफरेंट थिंग। पीरियोडिक टेबल का मैंने देखा है कि इसमें कई बार मैंने देखा है कि लोग गलत गलत पढ़ा भी लेते हैं और बच्चे भी खुश रहते हैं उसमें। पीरियोडिक टेबल का मोस्ट आयोनिक बॉन्ड है सीएसएफ, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट आयोनिक बॉन्ड इज नॉट सीएसएफ, ये गलत है। मोस्ट आयोनिक इज सीएसएफ बट स्ट्रॉन्गेस्ट इज नॉट सीएसएफ। स्ट्रॉन्गेस्ट तो डिसाइड होगा लैटिस एनर्जी से, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से, डेल्टा जी फॉर्मेशन से, वो अलग चीज है। उम्मीद है अब आपकी चीजें पूरे क्रिस्टल क्लियर भी होंगी यहां पे कि बॉन्ड का आयोनिक होना क्या है और बॉन्ड का स्टेबिलिटी स्ट्रांग होना क्या है। स्ट्रांग होना इज थर्मोडायनामिक्स। क्लियर भी होंगी चीजें, ठीक है। तो हमने इस पेज में आपको क्या सिखाया दोस्त, एक बार फिर से सोच लो, सुन लो अच्छे से। हमने इस पेज में सिखाया कि जो आप आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन बॉन्ड हेबर साइकिल से दिखाते हैं, फाइनली हीट ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन जब बॉन्ड हेबर साइकिल में सबका सम करके लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो सामान्य तौर पर लैटिस एनर्जी ही हीट ऑफ फॉर्मेशन को नेगेटिव करता है, तो स्टेबिलिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल देते हैं। बट उसमें और भी चीजें हैं और कई बार पॉजिटिव चीजें लैटिस पर भारी पड़ती है। इसीलिए ऐसा हो सकता है कभी कभार कि किसी कंपाउंड का लैटिस एनर्जी ज्यादा है फिर भी वो कम स्टेबल है, ऐसा हो सकता है। ये सारी चीजें धीरे धीरे आयोनिक कंपाउंड का एरिया हम लोग बड़ा करते जाएंगे। बहुत सारे लेक्चर्स पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है आयोनिक कंपाउंड की दुनिया में। बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत कुछ हटेंगे आपके, बट आपको उसके लिए क्लासेस रेगुलर करने होंगे। अगले पेज में मैं फटाफट आता हूं और अगले पेज में अब मैं पहले आपको लैटिस एनर्जी की तरफ ले चलता हूं, उसको डिफाइन करके सारी चीजें, बहुत सारी बातें करनी उस पर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज और मेरे को बताइए आप कितना समझ पा रहे हैं प्लीज। तो अब हम लोग लैटिस एनर्जी वाला जो ये मसला है उसको पहले क्लियर कर ले हम लोग। ध्यान से देखें, इस तरह से आपका स्टेबिलिटी वाला तो पॉइंट हमने लिख दिया। हाँ, और भी पॉइंट है जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। जाहिर सी बात है अब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लैटिस एनर्जी के। कोई एग्जांपल आप करना चाहें तो एक आध एग्जांपल आप कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। MgO, CaO, SRO, BaO, मेल्टिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है। और भी ले सकते हैं आप, जैसे Fe-F2 से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट Fe-F3 की है, तो आप देख सकते हैं लैटिस एनर्जी ज्यादा होने से हो जाएगी नहीं। और खैर ये सब तो पढ़ना आगे बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब पोलराइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पे लाएंगे, इसलिए कम कम करके इसको बढ़ा रहा हूं। हार्डनेस ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लैटिस एनर्जी क्या है, आयंस को इंटरेक्ट करता है, बांध के रखता है। तो हार्डनेस ऑफ बी आयोनिक कंपाउंड्स पे जब आप जाएंगे तो आप यहां भी बोलेंगे कि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी नहीं। जैसे अगर आप मान लीजिए ऐसे लेते हैं BeO, MgO, CaO, तो हार्डनेस ऊपर की तरफ, क्योंकि लैटिस एनर्जी ऊपर बढ़ेगा ना साइज छोटा होने से,
जैसे मान ले आप ले NaCl, MgO, SCN, TiC, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जरा देखें, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। रॉक सॉल्ट +1 -1 +2 -2, स्कैंडियम +3 -3 +4 -4, नहीं तो लैटिस एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ेगा, U नॉट इंक्रीजेज लार्जली, देयरफॉर हार्डनेस इंक्रीजेज। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतनी ज्यादा आपकी कंपाउंड्स की हार्डनेस भी होती है। ठीक है, चलो ये भी पॉइंट समझते हैं। अब आते हैं, पहुंचते हैं वहां पे लैटिस एनर्जी वाले मुद्दे पर, वो वाला मुद्दा। तो हमने बोला कि लैटिस एनर्जी 10 एक्सपेरिमेंटली evaluated by using equation of heat of formation। अच्छे से देखेंगे, इक्वेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। हमने बोला कि लैटिस एनर्जी आप निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली यूजिंग इक्वेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। मतलब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल आ गया कि आपका इस इक्वेशन का अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है कुछ भी, लाइक समथिंग, जो कुछ भी अभी हम लोगों ने निकाला 400 समथिंग कुछ था ऐसे, ठीक है, मान लो कि अप्रोक्सीमेटली 420 किलो जूल पर मोल मान लिया अप्रोक्सीमेटली। तो जो कुछ भी हटाओ ना, उससे क्या मतलब है, हीट ऑफ फॉर्मेशन कुछ भी आया नेगेटिव में, माइनस नेगेटिव, तो आप लैटिस एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो ये सारे चीजों का अलजेब्रिक सम है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में से ये आपका नेगेटिव में वैल्यू है, इसमें से अब आप सबट्रैक्ट करेंगे किस चीज को? आपका टोटल आयोनाइजेशन को, टोटल सब्लिमेशन को, टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन को, और टोटल एफिनिटी को। नहीं, एफिनिटी आपका प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो आप इन सब को सबट्रैक्ट करें, प्लस माइनस समझ रहे हैं ना? अगर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आपने बनाया तो एफिनिटी नेगेटिव होगी, लेकिन अगर आपने डबल माइनस ट्रिपल माइनस वाला बनाया तो उसका तो एफिनिटी पॉजिटिव हो जाता है। फाइनल EA1 और EA2 का सम पॉजिटिव होता है। EA1 के साथ EA2 3 कुछ भी जुट जाए तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। EA1 मैग्नीट्यूड में सबसे छोटा होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑक्साइड जब आप बनाएंगे O पर 2- तो फर्स्ट EA1 जितना नेगेटिव होगा, सेकंड EA2 जो होगा उससे लार्ज पॉजिटिव होगा, इसीलिए दोनों का सम पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से देखिएगा आप प्लीज। तो ये चीज आ गया आपका। तो लेकिन इस इक्वेशन में लैटिस एनर्जी यहां से जो निकलेगा, ये लैटिस एनर्जी एक्सपेरिमेंटल होगा, एक्सपेरिमेंटल एंड प्रिसाइज, एक्यूरेट होगा। ठीक है, लैटिस एनर्जी जो बॉर्न-हेबर साइकिल से निकलेगा, चूंकि ये एक्सपेरिमेंट से निकला, हर चीज को हमने अलजेब्रिकली सम किया, लेकिन इस मेथड से निकालना, कैलकुलेटिंग लैटिस एनर्जी यूजिंग बॉर्न-हेबर साइकिल, ये लेंदी है काफी, नहीं, एंड required lots of enthalpies। enthalpies का मतलब है इट्स मैथमेटिकल वैल्यू। अच्छे से देखेंगे आप, इसीलिए एन ऑल्टरनेटिव theoretical approach has been reached। एक्चुअली एन नहीं, मेनी लिखिए, ठीक है, बहुत सारे मेनी ऑल्टरनेटिव थियोरेटिकल अप्रोचेज हैव बीन रिच्ड। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। थोड़ा सा अब इसकी दुनिया में एंटर करना है, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम लोग दायरे में रह करके सीखेंगे। ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा फैल जाए और बाद में पता चले कि समझ में आना बंद हो गया।
ठीक है, हमने क्या बोला, आप लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिस एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भैया वही बॉन्ड की स्टेबिलिटी बता रहा है, हमने क्लियर बोल दिया, पोलराइजेशन बॉन्ड की स्टेबिलिटी नहीं बता रहा। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल वैल्यू जो है वही होगा, पोलराइजेशन लगेगा ज्यादा होएगा तो ऑटोमेटिकली लैटिस एनर्जी लो हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन अगर आप बॉर्न हेबर साइकिल से अगर लैटिस एनर्जी निकालते हैं तो इससे एक्यूरेट तो आएगा, प्रिसाइज तो आएगा, अच्छा वैल्यू आएगा, सटीक वैल्यू आएगा, लेकिन जो यहां से वैल्यू आएगा उसको लाने में बहुत सारे मैथमेटिकल डेटाज की जरूरत है। आप बोलोगे सर बहुत कहां, 1 2 3 4 5 ही तो चीज है। जी नहीं, अगर मान लीजिए कि आपके कैटायन पर 2+, तो अगर दोस्त आपके कैटायन पर 2+ है तो आप सोचिए IE1 I2 दोनों लगेगा। अगर एल्यूमिनियम 3+ कैटायन है तो I1 I2 I3 लगेगा। अगर एनायन में नाइट्राइड है तो आयोनाइजेशन में तो 3 लगेगा ही, एफिनिटी में भी EA1 EA2 EA3 लगेगा, मतलब 6 तो वही वैल्यू हो गया। तब बॉन्ड डिसोसिएशन, तब सब्लिमेशन, और एक हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो कभी कभी बहुत सारे डेटाज की जरूरत हो जाती है, इसीलिए लोगों ने सोचा कोई मैथमेटिकल अप्रोच निकाला जाए जिससे कि हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे आप कैसे वेंडरवॉल फोर्स के लिए, वेंडरवॉल फोर्स भी क्या है, कोलंबिक इंटरेक्शन, तो वहां पे लेनर्ड जोन्स पोटेंशियल आप वेंडरवॉल फोर्स के इंटरेक्शन को मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसका देता है, याद होगा आपको, A/r⁶ प्लस B/r⁴ हम लोग करते हैं, मैथमेटिकल वैल्यू वहां पर लेता है सिग्मा के टर्म में हम लोग। तो यहां पर भी बहुत सारे लोगों ने एफर्ट लिया कि किसी तरीके से लैटिस एनर्जी का भैया मैथमेटिकल वैल्यू निकालो, इससे बचने का उपाय। लोगों ने अपने अपने फॉर्मूले, अपने अपने तरीके लगाने शुरू किए, बहुत सारा स्किल्स आया लैटिस एनर्जी के लिए। जो सबसे फेमस हुआ और लंबा चला, बॉर्न साहब का ही एक इक्वेशन है, मैं उसके बारे में आगे बात करता हूं। बॉर्न-लैंडे इक्वेशन, और फिर बॉर्न-लैंड करेक्शन के नाम पर वो चला गया, तो हम लोग उस पर भी अब आगे बात करते हैं, पर इंटरेस्टिंग एरिया आने वाला है आगे। अभी तक तो समझिए थोड़ा एलिमेंट्री और थोड़े मोड़े ऊपर नीचे वाली चीजें आ रही थी, बट अब आपके लिए JRF के लिए अच्छे कंटेंट आने वाले। स्क्रीनशॉट ले इस पे इसका प्लीज। तो आइए दोस्तों, ये पेज नंबर 6 है हमारा। देखिए, अभी मैंने एक एग्जांपल से शुरू किया था NaCl। NaCl पे अगर आऊं तो एक चीज बनना, एक बार लिखना बनता है। NaCl की कहानी क्या है, क्या इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप लिखते हैं? FCC। तो चलिए, मतलब आपके थोड़ा सा बेसिक्स में भी जाएंगे और चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे भी। आपके ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पर Na+ और Cl- आयंस होते हैं। क्या सर छोटी मोटी बातें आप कर रहे हैं? कोई नहीं, हर तरह की बातें होनी चाहिए, सिर्फ बड़ी ही क्यों। और इस तरह से इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6:6 है। जैसे कैसे, हर Cl- को आपका क्यूबिक, ये FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक आप बोलते हैं, क्योंकि हर क्यूब के फेस पर क्यूब है, एक क्यूब है, उसके फ्रंट फेस पर, बैक फेस पे, राइट फेस पे, लेफ्ट फेस पे, अपर फेस पे, लोअर फेस पे, तो इसीलिए आप इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोल रहे हैं। ठीक है, तो हर Cl- को 6Na+ ने घेर रखा है, जैसे 1 2 3, जो आगे क्यूब आएगा उसके एक Na+ सामने, जो राइट साइड एक क्यूब आएगा एक राइट Na+, और जो एक नीचे क्यूब आएगा एक Na+। इसीलिए आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 है। हर Cl- को 6Na+ ने घेर रखा और हर Na+ को 6। मेरा यह कहना है, क्या आपको इसका LRR वैल्यू याद है? क्या आपको इसका कोई बताएंगे LRR वैल्यू? LRR जानते हैं आप?
रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो इसका याद है किसी को, कोई बताएंगे? हम्म, 0.52, जी नहीं, 0.52। और कहीं ना कहीं आयोनिक कंपाउंड का जो शेप होता है उसको एलआरआर से समझना, रेडियस रेशियो से समझना थोड़ा सा आसान होता है सिंपल लेवल पे। फिर बड़े लेवल पे तो सिलिकेट्स वगैरह में घुस जाएंगे तब तो फिर कॉम्प्लिकेट कर जाएंगे। ठीक है, जैसे NaCl का आपने क्यूबिक आपने कर लिया, ठीक है, लेकिन जब आप इसमें जाएंगे, किसमें, ध्यान से देखें, CaCl में जाएंगे, तो CaCl का आपका यही रेडियस रेशियो कितना हो जाता है, R+/R-, कितना हो जाता है, 0.93। तो ये इससे क्या पता चलता है, ये देखो, ये सजेस्ट क्या करता है, 0.52 क्या सजेस्ट करता है, सजेस्ट ऑक्टाहेड्रल शेप ना, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट ना, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट्स ऑफ आयंस नहीं। और ये क्या सजेस्ट कर रहा है, कौन सा, बीसीसी, बीसीसी क्यूबिक ना, लेकिन हां, नॉट एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली मेटेलिक बीसीसी, एग्जैक्टली मेटेलिक बीसीसी नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि एच ऑल सेंटर्स आर नॉट इक्विवेलेंट। सर क्या क्या बोल दे रहे हो, एक बार फिर से, एक बार फिर से, मैंने बोला, ध्यान से सुने, जब आप किसी चीज का रेडियस रेशियो लेते हैं तो रेडियस रेशियो से, उसके रेंज से आप उसका आयोनिक अरेंजमेंट थोड़ा सा प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अच्छे से देखिए, मैं बढ़िया से समझा दे रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों की इसमें लैकिंग हो, इसलिए थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं, ठीक है, और थोड़ा बेसिक्स ले रहा हूं, क्योंकि मैंने ये भी देखा कि कुछ लोगों ने वैल्यू कुछ और लिखा, तो उनकी भी चीजें क्लियर हो जाए। मैंने बोला कि आयोनिक कंपाउंड के यूं तो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होगा वो तो वही जाने क्या होगा, उसको कोई मैथमेटिक्स से मतलब नहीं है, बट मैथमेटिकली तो हर चीज को अपन प्रिडिक्ट करते हैं, बॉन्ड एंगल तक को अपन हाइब्रिडाइजेशन मैथमेटिकल चीजों से जोड़ करके हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो हर चीज को हम मैथमेटिकली चाहते हैं कि हम निकालें। लैटिस एनर्जी, अभी आपने पढ़ा, पेज से अचानक में हट भी गया, लैटिस एनर्जी आपने पढ़ा कि यार हम निकाल सकते हैं उसको एक्सपेरिमेंटली, फिर भी मैथमेटिकल घुसे जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो लेंदी है, तो मैथमेटिकल घुस रहे हैं हम लोग कि मैथमेटिकल कोई अप्रोच निकाल लो, कोई वे निकाल लो, तो हम लोग उसके लिए पढ़ेंगे बॉर्नलैंडे करेक्शन, बहुत सारा इक्वेशन है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो मैथमेटिकल एक अप्रोच, तो आयोनिक क्रिस्टल का शेप कैसा होगा इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा रेडियस रेशियो से आप समझते हैं, मतलब उस कंपाउंड के, उस आयोनिक कंपाउंड के कैटायन और एनायन के रेडियस का रेशियो, अनुपात लेते हैं, R+/R- की वैल्यू का एक रेंज बनाते हैं और उस रेंज से एक जनरल स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे आप लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को जोड़ करके एक हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं और उस हाइब्रिडाइजेशन से एक एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ज्योमेट्री, अलग बात है कि लोअर लेवल पे इथेन मिथेन प्रोपेन ब्यूटेन होती है, हायर लेवल पे नहीं होती है, सब हायर लेवल पे चीजें बहुत ज्यादा चेंज करती है। तो आयोनिक में भी पहले लोअर लेवल की बात करता हूं, ध्यान से। मैंने बोला कि ionic arrangements of ionic compounds are रफली, लेकिन बोलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है रफली बोलना, रफली एस्टिमेटेड with the help of
दियर रेडियस रेशियोज, रेडियस रेशियो वैल्यूज लिख दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, अच्छे से मेरी बातों को सीखिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं लिमिटिंग रेडियस रेशियो, लिमिटिंग टेंस टू, ठीक है, रेडियस रेशियो का रेंज r प्लस बाय r माइनस, मैं कुछ कुछ कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर और यहां लिख रहा हूं मैं शेप। जैसे मैंने बोला कि जब आपका 0.52 आया तो आपने ऑक्टाहेड्रल सजेस्ट किया, तो मैं देखना चाहता हूं कि ये 0.52 आपका कहां फॉल करे। जैसे ये लेस देन अगर 1.55 रहा, क्या आपने कुछ लोगों ने कुछ लिखा है? चलो मैं देखता हूं क्या लिखा आपने। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 0.155, कुछ डाउट किसी ने लिखा, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। तो अगर आपके कैटायन का साइज में आप एनायन से डिवाइड करते हैं और ये रेशियो आपका लेस देन 0.155 है, तो आप बोलते हैं दो कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ वो लीनियर शेप लेगा आयोनिक क्रिस्टल। अगर आपका ये वैल्यू 0.155 से लेस रहा, बट अगर 0.155 से लेके 0.225 तक गया, तब आप कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के साथ क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं, अच्छे से देख लें, जब आप 0.225 से 0.414 पर जाते हैं तब आप टेट्राहेड्रल शेप पर जाते हैं क्रिस्टल में। लेकिन पॉइंट है, अभी कुछ लोगों ने 0.414 NaCl के लिए बोला, कुछ लोगों ने 0.414 NaCl के लिए बोल दिया, वो गलत है। NaCl अगले वाले रेंज में आपका आ रहा है, ध्यान से देखें, 0.414 से 0.732 तक 4 में भी हो सकता है और 0.414 से 0.732 तक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी हो सकता है। जब 4 में होंगे तब आप क्या लेते हैं, स्क्वायर प्लेनर, और जब आप 6 में होते हैं तब क्या होते हैं, यही ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, जिसका अभी आपने एग्जाम्पल किया है NaCl, जिसका एग्जाम्पल है आपका MgO, वगैरह, सही है। और अगर आप अब 0.732 से 0.999 के तरफ जाते हैं तब आप BCC के तरफ जाते हैं। पॉइंट, तो क्या आपका CSCl इस एग्जाम्पल में नहीं आया क्योंकि 0.93 मैंने वैल्यू लिखा, और क्या NaCl इस एग्जाम्पल में नहीं आया क्योंकि मैंने 0.52 लिखा? अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये एक रफ स्केच है जिससे कि आप अप्रोच कर सकते हैं कि आयोनिक अरेंजमेंट कैसा होगा। ये एक रफ स्केच है, लेकिन हाँ यूजफुल तो होता है, काफी यूजफुल होता है समझने में, बेसिक लेवल पर चीजों को समझने में काफी यूजफुल होता है। तो अगर आपका मैं देखूं NaCl के लिए, तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इस रेंज में फॉल कर रहा है, वो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट के साथ हमने FCC स्ट्रक्चर वहां पे साइन किया। एल्कली मेटल के क्लोराइड का ही इनफैक्ट, एल्कली मेटल के क्लोराइड का ही इनफैक्ट आपका क्या क्या स्ट्रक्चर लेते हैं आप, FCC कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ लेते हैं ना, लेकिन बट CSCl नॉट, ये आपको पता होगा। तो चलो अभी मेरा एरिया इधर नहीं है, ये तो मैं इस पेज में एक बार थोड़ा सा इसलिए आ गया क्योंकि NaCl का मेरे को रेडियस रेशियो वैल्यू बताना था, क्योंकि बहुत लोग NaCl का रेडियस रेशियो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, तो वो मेरे को बताना था, इसलिए मैं इस पेज में आया। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, अगले पेज में मैं वापस से अपनी लैटिस की दुनिया में चलता हूं, और इस पेज से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो रेज कर ले, उठा ले जल्दी से प्लीज।
एक काम करता हूं दोस्तों, आज के लेक्चर को यहीं पे रहने देता हूं। थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, इससे पीछे भी मैंने और रिकॉर्डिंग की है तो आज लंबा हो गया है सेशन। ठीक है, हालांकि आप लोगों का भी बहुत अच्छा टॉपिक मैं निकालने जा रहा था, बॉर्न लैंडे करेक्शन। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। ये जो हम लोगों का मैथमेटिकल अप्रोच है, तो मैथमेटिकल अप्रोच में सिर्फ बॉर्न साहब का ही योगदान नहीं, मतलब बॉर्न लैंडे इक्वेशन ही नहीं है। पहले उन लोगों ने बनाया बॉर्न लैंडे इक्वेशन, फिर रेक्टिफाई किया, बनाया बॉर्न लैंडे करेक्शन, फिर आ गए एक बॉर्न मेयर इक्वेशन, फिर वो आ गया, फिर आ गया कैपुस्टिन्स्की इक्वेशन, कैपुस्टिन्स्की इक्वेशन। ये सारे लोग लैटिस एनर्जी को थियोरेटिकली निकालते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ बॉर्न लैंडे करेक्शन। ठीक है, यू नॉट इक्वल्स टू एन नॉट ए जेड प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 1 माइनस 1 बाय एन। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एक्चुअली जैसे इस इक्वेशन में मैं जाऊं एक बार, तो मेरे को हर टर्म को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर मैं ब्रेक नहीं ले पाऊंगा। और मेडुलियन कांस्टेंट है उसमें, ए मेडुलियन कांस्टेंट है, फिर मेडुलियन कांस्टेंट, एक्चुअली मेडुलियन कांस्टेंट को ही समझने के लिए मैंने यहाँ पर वो लिमिटिंग रेडियस रेशियोस मैंने ज्योमेट्री डिस्कस किया। ठीक है, तो फिर उसमें लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आज के लेक्चर को यहीं पे रहने देता हूं, अगले लेक्चर को थोड़ा और लंबा हम लोग बनाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरे आयोनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा और क्लियर भी होगी, उम्मीद करता हूं। बता दे एक बार, सब चीज क्लियर है, अच्छे से बढ़िया तरीके से आप लोगों ने सीखा। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।